नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी ने दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी बने, उस समय से लगातार एक मसले को देखे होइएगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में विवाद, हमेशा ये विवाद बना रहा और वो विवाद अभी तक भी खत्म नहीं हो पाया है। और इसका एक ही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रति जो इन लोगों के मन में और दिमाग में एक वैमनस्यता, घृणा और एक आपसी द्वेष जो बैठा हुआ है, उसके वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। और सिर्फ यही अरविंद केजरीवाल नहीं, इस देश में वो तमाम ऐसी सरकार, राज्य सरकार, जिन राज्य में गैर भाजपा सरकार है, ऐसे राज्यों में कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्य में जिन राज्यों के नेताओं के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैमनस्य, द्वेष का भावना है, वो सभी लोग इस तरह का व्यवहार अपना रहे हैं राज्यपाल के साथ अपने-अपने राज्यों में। चाहे वो अभी महाराष्ट्र हो, जब मुख्यमंत्री वहाँ के उद्धव ठाकरे थे, तो किस तरह से भगत सिंह कोश्यारी के साथ उनका व्यवहार रहा, उनका बर्ताव रहा। और चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देख लीजिए, किस तरह से उस समय के राज्यपाल, जो कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, उनके साथ उनका बर्ताव रहा। तो यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी विरोध में ये लोग कर रहे हैं। तमाम ऐसे नेता जिनको मोदी से पर्सनली विरोध है, मोदी के प्रति पर्सनली उनके मन में वैमनस्य है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से उपराज्यपाल के साथ अपना विवाद शुरू किया था, अनी नजीब जंग साहब के समय से उनकी विवाद शुरू हुई थी। उसके बाद अनिल बैजल जी थे, उनके साथ भी विवाद रहा और अभी बीके सक्सेना जी हैं, इनके साथ भी विवाद अभी चल ही रहा है। और हद तो तब हो गई थी जब जून 2018 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम सिपा सलाहकार को लेके उपराज्यपाल नजीब जंग के ऑफिस में ही धरना पे बैठ गए थे। उस पे हाई कोर्ट की फटकार भी उनको लगा था कि आपको एलजी के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी? तो ये किस तरह से मूर्खता करते हैं, दरअसल ये सभी पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। इन लोगों को भारतीय संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कितनी जानकारी है, या ऐसा तो नहीं कि जानकारी नहीं होगा, जानकारी सभी को है। पर एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि मोदी विरोध में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किस कितनी बेशर्मी के साथ जब अरविंद केजरीवाल खुद ही अपने चैम्बर में खड़ा होके विधानसभा के पटल पे, दिल्ली विधानसभा में खड़े होके कह रहे थे कि ये हम तो चुनी हुई सरकार है, ये एलजी क्या होता है? कहाँ से आता है? ये आसमान से उतरा हुआ है, हम इसे नहीं जानते, कौन होता है एलजी? तो जब एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो देश की राजधानी है, वहाँ का मुख्यमंत्री, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर रह चुका है, वह इस तरह का बेहुदा-पंती वाला बात कर सकता है, तो समझ जाइए उनका सिपा सलाहकार, जो कि शराब पीने के लिए प्रख्यात है, उनका व्यवहार कैसा होगा? जी हाँ, दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, शराबी मुख्यमंत्री भगवंत मान के विषय पे। क्योंकि अभी पंजाब सरकार और उपराज्यपाल के बीच पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद चल रहा है और उस विवाद पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दोनों ही लोगों को फटकार लगाई है और दोनों लोगों को ही अपने-अपने कर्तव्यों की जो अधि जो उनका कर्तव्य है उनको याद दिलाया है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने भगवत मान सरकार को फटकार लगाई है और वो भी उनके जाहिलपंती की वजह से। क्योंकि दरअसल ये पूरा विवाद जब बढ़ा, तब उस समय बढ़ गया जब मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, और ये विवाद भी शुरू किया हुआ केजरीवाल का है। क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में अपने कुछ टीचर को कभी स्विट्ज़रलैंड तो कभी पता नहीं कौन-सा लैंड कहाँ-कहाँ भेजने की योजना बना रहे थे ट्रेनिंग के लिए।
कौन सी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए भेज रहे थे वो तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब वो खुद कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल दिल्ली का है, तो फिर दिल्ली के शिक्षकों को बाहर जाकर ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है? बाहर के शिक्षक दिल्ली में आकर ट्रेनिंग ले तो समझ में आता है, क्योंकि दुनिया का जब सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है, तो फिर बाहर के विदेशों के शिक्षकों को यहाँ आके सीखना चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, इसलिए विदेश के लोग यहाँ सीखने आते हैं। लेकिन सबसे दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है, पर दिल्ली के टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? फिनलैंड। उनको फिनलैंड जाना है और उसके ऊपर केजरीवाल विवाद कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया का सबसे अच्छा व्यवस्था दिल्ली में है या दिल्ली के सबसे खराब व्यवस्था दुनिया में जाके सीखना चाहती है। तो उसी तरह का योजना भगवंत मान सरकार नहीं बनाई थी और वो अपने टीचरों को कहाँ भेजना चाह रही है? कहाँ भेजी? भेजना चाह नहीं रही, भेज चुकी है और वो टीचर ट्रेनिंग पूरा करके आ भी गए हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग उनकी थी। पता नहीं 4 दिन में उन्होंने कौन-सा ट्रेनिंग लिया और इससे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा, ये तो पंजाब के लोग जानेंगे। पर पंजाब के लोगों ने जिस तरीके के एक शराबी को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना, उसका आज क्या परिणाम भोग रहे पंजाब के लोग, वो सब पूरे देश देख रही है और भविष्य और भी खराब होने वाली है पंजाब का। पर ये विवाद बढ़ गया उस वजह से कि भगवंत मान ने अपने 36 सरकारी स्कूलों के टीचरों को ये सिंगापुर भेजे थे ट्रेनिंग के लिए। तो उस जब वो 36 शिक्षकों की चुनाव हुआ, जैसे उनकी जो चयन हुई, उस चयन का जो प्रक्रिया था उसके खिलाफ राज्यपाल शिकायत मिली कि ये जो पंजाब सरकार जो ये चयन प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये गलत तरीके से अपने जो इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या जो इनके कार्यकर्ता है, जो इनके समर्थक है, सिर्फ उनको चुना है और उन्हीं को भेज रहा है सरकारी खर्चे पे ट्रेनिंग के लिए, जबकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। 4 दिन में कौन-सा ट्रेनिंग हो रहा है भाई? तो इसी के लिए उनको शिकायत मिली थी। तो उसी शिकायत पे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था 13 फरवरी को, एक चिट्ठी लिखकर कि आप हमें बताइए कि आपने जो ये 36 शिक्षकों की जो को चयनित किया था विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए, इनका चयन का जो प्रक्रिया था वो किस आधार पे हुआ था? इनका चयन किस आधार पे हुआ था और इनकी मापदंड क्या था चयन करने का और इन पे कितना खर्च हुआ, ये कहाँ रुके, क्या सीखे, उससे क्या फ़ायदा होगा पंजाब को, ये हमें बताइए, जो कि राज्यपाल का अधिकार है। क्योंकि राज्यपाल हर एक राज्य में संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक पद है और राज्य की जो सरकार है, उनके ऊपर ये एक तरह से व्यवस्था बनाई गई है कि राज्यपाल उन चीज़ों को देखे कि कोई राज्य सरकार गलत ना कर सके, मनमानी ना कर सके, संविधान के खिलाफ काम नहीं कर सके। इसके लिए राज्यपाल की व्यवस्था बनाई गई है। पर जो उन्होंने जानकारी माँगा था लेटर लिख के 13 फरवरी को, वो जानकारी पंजाब के इस शराबी मुख्यमंत्री को इतना नागवार गुज़रा कि इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी कर दी कि इनके ऊपर, राज्यपाल के ऊपर। इन्होंने सीधा-सीधा एक कार्यक्रम में कह दिया कि हम सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियों के लिए जवाबदेह हैं। हम किसी उस व्यक्ति के लिए जवाबदेह नहीं है जो कहीं से बैठाया गया हो। दरअसल सीधा-सीधा कह रहे हैं कि हम राज्यपाल को नहीं जानते हैं। जिस तरह से इनका गुरु अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में कह रहे थे कि राज्यपाल कौन है? कहाँ से आया है? हम तो नहीं जानते। उसी लाइन पे ये भी कह रहे हैं कि हम राज्यपाल को नहीं जानते, हम राज्यपाल के प्रति जवाबदेही नहीं है। जबकि ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ बातें हैं। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है, अनुच्छेद 167 में ये व्यवस्था है कि राज्यपाल किसी भी तरह का जानकारी सरकार द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य की जानकारी राज्यपाल मांग सकता है और राज्यपाल को जानकारी देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। उनको जवाब देना पड़ेगा। पर इन्होंने सिर्फ जवाब मांगा था। अगर भगवंत मान कोई समझदार और सुलझे हुआ व्यक्ति होता, कोई अच्छे राजनीतिज्ञ होते,
तो वो इस बात को समझते कि राज्यपाल ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है और वो मामला सलट जाता, जवाब दे दिया जाता, बता दिया जाता कि हाँ ऐसे-ऐसे प्रक्रिया है, अगर कोई गलती नहीं किया होता, अगर कोई गलती नहीं किया है तो उसको बताने में कोई हर्ज ही नहीं है। और कोई गैर व्यक्ति तो पूछ नहीं रहा है, उस राज्य का जो कानूनी संवैधानिक प्रमुख है वो पूछ रहा है, तो उनको बताने में क्या दिक्कत है भाई? पर उन्होंने इस तरह का ओछी टिप्पणी करके कि हम सिर्फ पंजाबियों के 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जिम्मेवार हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को के प्रति जिम्मेवार नहीं जो कहीं से बैठाला गया हो। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये तो पूछ रहे हैं कि जो हम 36 शिक्षकों की चयन किए हैं, इसका चयन प्रक्रिया क्या है? पर आप ये तो बताइए कि राज्यपाल का संविधान में बिना किसी योग्यता के किस तरह से नियुक्ति की जाती है? किस तरह से राज्यपाल नियुक्त होते हैं? संविधान में इसका क्या व्यवस्था है? अब ये बात बताइए, कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस धारा या किस व्यवस्था के अनुसार किया जाता है? क्या ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? जिसको ये इतना तक ये तो बेसिक ज्ञान है। मुख्यमंत्रियों के लिए इतना तो बेसिक होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि कौन-सा पद किस योग्यता और किस अधिकार के अनुसार बनाया गया है, उसकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है। पर ये कटाक्ष करके पूछ रहे हैं कि आप पहले अपना बताइए कि आप किस कानून और किस संविधान के अनुसार, कौन से प्रक्रिया के अनुसार आपकी नियुक्ति होती है। अब समझ जाइए इनके इसी बात से कि ये किस तरह के मुख्यमंत्री और उनकी ज्ञान कितना है और ये राज्य को किस तरह से चलाएँगे। उसके बाद एक और पंजाब में जो दिल्ली से गए हुए एक सुपर सीएम हैं, राघव चड्ढा, उन्होंने तो इससे भी आगे चला गया। वो तो ये बयान दे दिया कि अंग्रेज चले गए पर अपना वायसराय छोड़ गए। अब वो राज्यपाल को अंग्रेजों के ज़माने में जो वायसराय होते थे उनसे तुलना कर रहे हैं। ये राज्यपाल को अंग्रेज का वायसराय बता रहे हैं। किस तरह का बेशर्म लोग हैं ये सब। किस तरह की ओछी टिप्पणी करता है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में कल 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें इनके तरफ से जो वकील था वो वकील भी बड़ा गजब है। दरअसल इस देश में एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदुओं के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कोई भी मुद्दा होगा तो उस पे वकील 2 ही 3 होते हैं। अधिकतर चांस होता है कपिल सिब्बल का, या वो ना हुआ तो प्रशांत भूषण, या वो ना हुआ तो अब ये डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। यही 2-3 वकील हैं जो इस तरह के केसों में अपीयर होते हैं। और आप एक चीज़ को और समझिए, किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक गठजोड़ है। जो लोग आरोप लगाते रहे हैं कि इस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सिर्फ इसलिए पैदा किया कि कहीं न कहीं भाजपा के वोट को काटा जा सके, भाजपा को रोका जा सके 2014 के लोकसभा चुनाव में। पर वो दाँव कांग्रेस को उल्टा पड़ गया। आज वो उन तमाम राज्यों में, जिस राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, उनके सरकारों को ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खुद ही निगल गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, जिसके बाद दोपहर 3:50 बजे 3:50 पे मामले की सुनवाई के लिए पीठ विशेष रूप से इकट्ठा हुई। जैसे ही बेंच बैठी, सॉलिसिटर जनरल ने राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को रिकॉर्ड में रखा और बताया कि 3 मार्च को बजट सत्र बुलाया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले के मद्देनजर यह याचिका जीवित नहीं रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल ने बेशक शुरू में नाराजगी दिखाई थी, क्योंकि उनके अंदर विरोध था, क्योंकि जिस तरह से अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर किया गया था, उस संवैधानिक पद के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी किया गया था, उससे वो व्यथित थे और उन्होंने इस तरह की बात कही कि जब तक आप इस पे सफाई नहीं दे देते, माफी नहीं मांगते, तब तक मैं आगे सत्र बुलाने पे विचार नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने कानूनी सलाह वगैरह लेके उन्होंने फिर सत्र को बुलाने के आदेश दे दिया था 3 मार्च को ही। उसके बाद भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। दरअसल इनको नाटक करना था, तमाशा खड़ा करना था और दिखाना था कि हम कितने होशियार हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में इनका ये दांव भी उल्टा पड़ गया। सिंघवी ने इस बात पे नाराजगी जताई
जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यपाल के इस आदेश के बाद कि सत्र को 3 मार्च को बुलाया जाए, इसके बाद यह याचिका जीवित नहीं रह जाती। इस पे सिंघवी ने नाराजगी जताई और राज्यपाल को विधानसभा बुलाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा और राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि राज्यपाल विवेक का प्रयोग करेंगे तो क्या बजट सत्र नहीं बुलाएंगे? क्या वह बजट सत्र का अर्थ समझते हैं? अब ये ऐसे लोग अब जो किसी टाइम में कहा जाता है कि ये महिला वकीलों को अपने चैम्बर में बैठा के जज बनाने के लिए समझाते थे, अब वो राज्यपाल को समझा रहे कि बजट सत्र का अर्थ क्या होता है। अब ये समझाएंगे। पहले वकील जज बनाते थे वकीलों को और अब ये राज्यपाल को बजट सत्र का अर्थ समझाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अब अपनी मजबूरी से भी फायदा कमाना चाह रहे हैं। राज्य सरकार ने जब सुप्रीम दरवाजा में याचिका दायर की तब उन्होंने फैसला कदम उठाया। सिंघवी ने कहा कि क्या राज्यपाल को इस प्रकार कार्य करना चाहिए? उन्होंने संविधान को हाईजैक कर लिया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्रों में बेहद अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था। राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने से इनकार नहीं किया, बल्कि केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ बयानों पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही वह इस सत्र को बुलाने की फैसला लेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 167 के अनुसार कुछ विवरण मांगे जाने के बाद उन्हें भेजे गए पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि बातचीत के स्तर को देखें, गाली गलौज का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस बिंदु पर पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार है और वो इसी अनुच्छेद के अनुसार, इसी अधिकार के अनुसार उन्होंने सरकार से जानकारी मांगा था, पर सरकार ने जानकारी देने के बजाय और उनके ऊपर गलत और अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिससे व्यथित होकर राज्यपाल ने सत्र बुलाने को कोई फैसला तत्काल नहीं दे पाया उसके ऊपर, जिसके ऊपर सारा बखेरा इनके द्वारा खड़ा किया गया। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर सिंघवी अनुच्छेद 167 बी के अनुसार जब राज्यपाल आपसे जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, आप उसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। अपने सचिवों में से एक को जवाब देने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना और कहा कि अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य में किसी भी कार्य को लेके अगर राज्य सरकार से राज्यपाल जानकारी मांगती है तो जानकारी उन्हें देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल कौन होता है, उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। ये सब बेहुदापंती वाली बातें हैं और कोई बेवकूफ इंसान ही इस तरह की बातें कर सकता है। इसके बाद पीठ ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा को बुलाने की राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए और यह कई सारे जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है, जिसमें शमशेर सिंह और नवाब रेबिया के केस को उदाहरण दिया। तो ये बात सही है और सरकार तो खुद ही, राज्यपाल तो खुद ही ये कह रहा है कि भाई हम तो सत्र बुलाने को लेकर इसलिए मना नहीं किए थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आपने जिस तरह का, आप और आपके जो कुछ नेताओं ने जिस तरह का अभद्रतापूर्ण टिप्पणी किया है उस पे पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, या तो हम उस पे कानूनी सलाह होगा वो लेने के बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे। और इसको इन लोगों ने एक तरह से तमाशा बना दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि जहां भी हमारी सरकार हो वहां हमारा एक छत्र राज हो, हम किसी और के बस में काम नहीं करना चाहते हैं। दरअसल अभी आपने केजरीवाल का एक और बयान बार बार सुने होइएगा कि वो दिल्ली में हर बार केंद्र सरकार से और राज्यपाल से ये कहते थे कि पुलिस हमें दे दिया जाए। तो अभी तक तो जो घोटालेबाजों का सरदार है वो पुलिस मांग रहा था, तो पंजाब की जनता ने तो अब उन्हें पुलिस भी दे दिया। पर उस पुलिस का आज पंजाब में क्या हो रहा है? पुलिस को दौरा दौरा के पीटा जा रहा है, पुलिस भाग रहे हैं, थाने पे हमला हो रहा है। एक 28-29 साल का युवक जो विदेशी एजेंडों पे, खालिस्तानी आतंकवादी को एजेंडों को आगे बढ़ा रहा है, वो पुलिस को सरेआम पीट रहा है रास्ते पे, और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। यहाँ तक कि उसके गुर्गों को पकड़ने के बाद छोड़ना पड़ा इनको। बेशर्मी के साथ किस तरह से अपनी नाक कटवाई है। और
वो पुलिस मिल जाने के बाद भी इनका क्या हाल है। और अब तो हद हो गया है कि उनका एक चेला जो टिकट ब्लैक किया है, केजरीवाल का चेला नंबर 4 टिकट ब्लैक किया संजय सिंह, वो तो अब ये कह रहे हैं कि हमको सीबीआई दे दो। पुलिस मिला तो पुलिस से तो संभल नहीं पा रहा है, अब इनको सीबीआई चाहिए। कल कहेंगे हमको ईडी दे दो। किसी दिन ऐसा ना हो कि भगवंत मान कह ले कि हमको एफबीआई चाहिए। क्योंकि अभी आपने इस इस दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं, रसिया और यूक्रेन का। उसमें एक राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है वो कॉमेडियन था, और उस कॉमेडियन की वजह से यूक्रेन का क्या हाल हुआ है, ये सभी ने देखा। उसी तरह से पंजाब का भी ये मुख्यमंत्री कॉमेडियन और नशेड़ी दोनों हैं। और नशेड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के साथ बैठने वाले सांसद लोकसभा में ये आरोप लगा चुके हैं कि भगवंत मान लोकसभा में भी आते हैं तो शराब पी के रहते हैं, शराब के नशे में रहते हैं, और कई बार ये साबित हुआ है। तो इसलिए इस तरह के लोगों को किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के उस प्रदेश के लोग अपना कितना हित करते हैं, ये आज पंजाब से सीखने की जरूरत है और पंजाब के देखने की जरूरत है। और पंजाब में कैसी हालात है कि पंजाब पुलिस खुद उस खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रोटेक्शन दे रही है, उनके रैलियों को अनुमति दे रही है और उनके साथ चल रही है। पंजाब पुलिस के साथ सरेआम रोडों पे एक लड़की का हाथ काटा जा रहा है, तलवार से काट काट के उसकी हत्या की जा रही है, और पुलिस देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो पुलिस मिलने के बाद तो आपकी ये हालात है, और चीज लेके क्या करोगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से हम लोगों को और आगे काम करने में सहूलियत होती है, सहायता मिलती है, और हम और आगे अच्छे से अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। नमस्कार।